नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात में हम जिक्र करेंगे मिशन 2022 पर मंथन जो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और जिसको लेकर मंथन चिंतन लगातार जारी है। बीजेपी ने एक तरह से पूरी तैयारी कर ली है साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। क्या कुछ इस मंथन चिंतन में चल रहा है, आइए हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में इस कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इस बैठक में शामिल हुए। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। 4 सत्रों में ये बीजेपी की कार्य समिति की बैठक संपन्न होगी, जिसके उद्घाटन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में हो रही है। मिशन यूपी 2022 का इस बैठक में प्लान तैयार होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। दिल्ली से महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुई। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। तो मिशन 2022 पर बीजेपी का मंथन, लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं और हम आपको बता दें कि महज 6 से 7 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जीत दोहराने के लिए हर संभव रणनीति पर काम किया जा रहा है। अन्य सियासी दल भी अब ताल ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 में जीत का परचम लहराया था और बम्पर जीत दर्ज की थी उत्तर प्रदेश में, और वैसे ही जीत दोहराने की कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के और केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय करके मिशन 2022 की रणनीति बनाने पर जुटे हुए हैं। और इस पूरे ही मामले पर हम सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमानों के पास। पूर्व बीजेपी विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ हैं। शंकर लाल जी, आपका बहुत स्वागत। राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं हमें? और उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आप सुन पा रहे हैं? कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़े, सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े, और एक तरह से देखा जाए तो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी एक तरह से बीजेपी ने शुरू कर दी है और अहम बैठकों का दौरा शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे? अविनाश, विस्तार में आपने अभी बताया भी है कि वर्चुअल के माध्यम से जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश की कार्य समिति को संबोधित कर रहे हैं और 2 पार्ट इसके रखे गए हैं। एक दिल्ली में है जिसमें उसके साथ साथ स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा, ये तमाम जो मंत्री हैं खासतौर पर मौजूद हैं। महेंद्र पांडे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जी, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं यहाँ, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री बंसल, राधा मोहन सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, ये तमाम लोग आज मौजूद हैं। यानी कि एक तरफ वर्चुअली दिल्ली से लगातार जेपी नड्डा अभी भी संबोधित कर रहे हैं, इस समय उनका भाषण चल रहा है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इतने संगठन के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री भी स्वयं मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा ने जो उत्तर प्रदेश की कार्य समिति आज शुरू हुई उसको संबोधित करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के कामों की पीठ ठोकी और जिस तरह से उन्होंने कोविड काल में योगी आदित्यनाथ द्वारा काम किया उसकी काफी सराहना है। लॉ एंड ऑर्डर की पर भी उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी, उत्तर प्रदेश विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि उत्तर प्रदेश विकास के साथ, और आलोचना भी बसपा सरकारों की सीधे तौर पर उन्होंने
जातिवाद का जो जहर बोया गया था, जी वो निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने, जिस तरह सपा बसपा सरकारों ने जातिवाद को लेकर चले थे, जी उसको खारिज किया भारतीय जनता पार्टी। और 4 वर्षों में योगी सरकार के चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश का उन्होंने किया। जी तो ये तमाम बातें उन्होंने कही, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विकास के साथ उत्तर प्रदेश आगे लगातार बढ़ रहा। जी पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ और उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बनकर आ गया है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं का उन्होंने आभार जताया। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव में जी खासतौर पे ब्लॉक प्रमुख और जिला जी जी अध्यक्षों के भारतीय जनता पार्टी को जो अच्छी जो है सफलता मिली, उसके लिए भी उन्होंने बधाई दिया। चलिए भट्ट साहब जी सरकार किया है, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण में सरकार अग्रणी रही। चलिए और भट्ट वैक्सीनेशन की सरकार है। भट्ट साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल। राकेश जी क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है, कांग्रेस का क्या कैसा स्टैंड होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यह भी फिलहाल तय नहीं है। अन्य दल जो हैं ताल ठोक रहे हैं। क्या स्थिति अपनी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की तैयारियों को, जिस तरह से वो जीत दोहराने के लिए तैयारी कर रही है और तमाम दिग्गज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आपस में समन्वय बनाकर चिंतन मंथन में जुटे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दोहराने का मंथन नहीं कर रही है, अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। तो साथ योगी राज चलते समाप्त हुई है, कानून व्यवस्था वहां समाप्त हुई है। सबसे बड़ा धब्बा चंपक राय को लेकर जमीन खरीदी में लगा है। योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं वहां के, और उसके बाद आज तक उसमें जांच का वो आदेश नहीं दे पाए, ना ही उसकी जांच कराई। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप अगर ये बात करते हैं कि योगी जी कितने लोगों को रोजगार दिया, तो योगी जी जवाब नहीं देते हैं। कितने नवयुवकों को वहां रोजगार मिला यूपी में, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। चलिए स्थिति में ये बोलना कि इस बार राकेश जी मेरा ये बात की तैयारी है। जी राकेश जी जो पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ये तमाम मुद्दे निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि आप लोग उठाएंगे और विपक्ष के नाते अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन अपनी स्थिति को, कांग्रेस की स्थिति को उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखते हैं जो पिछला अनुभव है उसके मुताबिक 2022 में? जी कांग्रेस वापस वह काम करेगी। कांग्रेस जिस फाइट की पोजीशन में पहुंच रही है, जी कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच रही है, कांग्रेस वो फाइट देगी जो अभी तक कांग्रेस ने यूपी में वो फाइट नहीं दी थी। कभी सपा, कभी बसपा, कभी जात में, कभी धर्म पे, कभी हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ उत्तर प्रदेश। ये बार कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। जीत कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन कांग्रेस, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आप भी बोलते हैं कि हमारी लड़ाई तो सपा से है, शायद वो बोल रहे हैं कि एक समय था जब वो लड़ाई किसी और पार्टी से बोलते थे और बीएसपी ने सत्ता बना दी थी, किसी को पता भी नहीं था कि बीएसपी जीत के आ जाएगी। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस जिस गति से आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यूपी में एक सैलाब आएगा और ये सत्ता परिवर्तन होगा। जहां तक योगी जी की सत्ता का सवाल है, जिस तरह के वो मुख्यमंत्री हैं और जैसे हालात यूपी में अभी निर्मित है, चुनाव को जिस तरीके से उन्होंने पंचायती चुनाव में जो गुंडागिर्दी, जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग, लोगों को उठा के ले जाना, ये सब प्रक्रिया का शुरुआत है। जब उनको दिल्ली बुला के डांट लगाई गई मोदी जी के द्वारा कि आपने पूरा कबाड़ कर दिया यूपी का, आपको मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, वहां से आने के बाद उन्होंने उग्र रूप धारण करा। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की स्वीकार नहीं करेगी। जब पूरे आम चुनाव होंगे यूपी के विधानसभा के, निश्चित तौर पर योगी जी वहां से बाहर होंगे। जी शंकरलाल जी क्या कहेंगे? क्या यादव जी को सुनने के बाद जी वो ऐसा सैलाब आएगा जैसा पहले बिहार में आया था, जी फिर बंगाल में आया कांग्रेस का सैलाब, अभी
और उत्तर प्रदेश में मैं तो उनकी हिम्मत की और उनके द्वारा कई कई बातों के लिए उनको डांट देता हूँ कि बड़े हिम्मती नेता है यादव जी हमारे, कि रुई न कपास और जुलाहे से लठी लठा। मैं एक बात कहूंगा यूपी के संदर्भ में जी, यूपी में कांग्रेस की हो, और इन्होंने अभी एक बात और कही कि बीजेपी के लोग कहते हैं सपा से हमारी लड़ाई है। अरे भैया, किसी ने नहीं कहा, किसने सुन लिया आपने? हमारी वहाँ किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी वहाँ लड़ाई जातिवाद का जो प्रपंच पिछले 30 साल में बोया गया उस जातिवाद के प्रपंच से है, और वो भी लड़ाई हम जीत चुके हैं। हमारी लड़ाई वहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर जो वोट बैंक बना करके और काम कर रहे थे उनसे है, जो बेटे बेटों की राजनीति चल रही है और घृणा की राजनीति बीएसपी की चल रही है, उससे थी। अब हमारी वहाँ शंकर लाल जी, एक बात मैं आपसे, आपके जवाब आप अपना पूरा कर लीजिएगा, लेकिन बीच में एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि कभी भी किसी भी दल को जनता ने दोबारा मौका लगातार नहीं दिया। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि 2017 में जो जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने, अपना एक आभा मंडल भी और दायरा भी बहुत बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में मौजूदा स्थिति में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जी, जो बातें सामने आ रही है सिर्फ प्रोपेगेंडा है जी। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बुलाया, योगी जी को डांट पिलाई, ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये वहीं पर खड़े हो करके और वीडियो फिल्म बना रहे हो। इस तरह की बकवास का कोई वजह नहीं, कोई वजूद नहीं। मैं तो आपको ऐसा कहूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदेश है जी, और उत्तर प्रदेश को नेहरू से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तक कई प्रधानमंत्री मिले, और तब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ने की बात करी जी, और आज फिर उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री जो लोकसभा बनारस से जीते हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। पिछले 30 साल में 25 साल में काशीराम मायावती के कुनबे ने और मुलायम सिंह के कुनबे ने जिस तरह की गुंडागर्दी, अभी ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की अराजकता, लूटपाट, और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से लूटा गया जातिवाद के आधार पर, वही सब आरोप शंकर लाल जी योगी सरकार पर भी विपक्ष लगा रहा है। जी, विपक्ष आरोप लगाए, पर स्थिति यह है कि जब गैस बची तो उत्तर प्रदेश को उन मुस्लिम बहनों के घर में भी गैस चूल्हा पहुंचा, गैस सिलेंडर पहुंची। जब प्रधानमंत्री आवास बने तो गरीबों के यहाँ कोई जाति के आधार पर नहीं बने। उत्तर प्रदेश जातिवाद, अराजकता और गुंडागर्दी से इस कदर ऊब चुका था कि उसने सारे बंधन तोड़े। चलिए, और पिछली बार शंकर लाल जी समय जी फिर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में होगी। कांग्रेस वाले किस मुंह से बात करते हैं? जी शंकर लाल जी, समय कम है, दहाई में नहीं होने। चलिए आपके पास लौटूंगा, समय कम है। आप बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रिया हम ले लें। भट्ट साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बनता दिखाई दे रहा है 2022 में, छोटे छोटे दल हैं वो एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कहीं से कहीं तक जो है, अब पहले जो पिछली बार चुनाव में देखा कि सपा और कांग्रेस साथ में आ गए, बसपा और सपा ने भी गठबंधन किया, बुआ और भतीजे की बातें सामने आने लगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जितना बड़ा औरा भारतीय जनता पार्टी का बन गया है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे तमाम दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने, और बीजेपी के लिए ऐसे वो क्या वजह हो सकती हैं जिनका लाभ विरोधियों को मिल सकता है या विरोधी उसका लाभ उठाना चाहेंगे? जी अविनाश, भारतीय जनता पार्टी की यही चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जो दलित और पिछड़े वोट बैंक हैं, जो पहले 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, वो क्या फिर साथ रहेंगे? और जिस तरह से 300 के ऊपर उनको सीटें मिली, वो जादुई आंकड़ा क्या दोहराया जा सकेगा? इसकी भी कहीं न कहीं बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह से निश्चित रूप से कहा जाए, गुटबाजी हर दल में होती है, भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी गुटबाजी है। हर केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है,
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो, अगर ऊपरी तौर पे तो सीधे कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं पिछड़ों की बात है और कहीं न कहीं मतभेद हैं, तो ये दिखते हैं कभी कभी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े वोट बैंक हैं, अति पिछड़े वोट बैंक हैं, उनको किस तरह से जोड़े रखना, और इसको लेकर बड़ी कवायद है। क्योंकि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे वो अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की हैं, कुर्मी बिरादरी की हैं, पिछड़ा वर्ग से आती हैं, और सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी रहे, और तमाम छोटे दल जो साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम किए थे। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी भिन्न हो गई है। एक तो कोविड का जो पीरियड रहा, तकरीबन 2 बार रहा, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको लेकर जनता परेशान रही, और भारतीय जनता पार्टी के जो ये दल थे वो आज छिटके हुए हैं। यानी कि पिछड़ों का जो दल है सुहेल देव समाज पार्टी, वो आज ताल ठोक कर इनके विरोध में खड़ा है। इस पर ज्यादा मंथन होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर कार्य समिति में मंथन होगा, और विपक्ष को किस तरह से जो है उनको भट्ट साहब, समय हमारे पास बहुत कम पड़ रहा है, लिहाजा हम अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे राकेश सिंह यादव जी से। राकेश जी, क्या लगता है तमाम जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उसका भी जो है परंपरागत वोट खिसकता दिखाई दे रहा है, अपना वोट बैंक बचाने की कवायद भी वो जो है उसकी कोशिशों में असफल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी है वो भी ताल ठोक रही है, और जाहिर सी बात है कि सिर्फ सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने की वाली बात नहीं है। बात यह है कि ऐसे वो कौन से मुद्दे होंगे, ऐसी वो कौन सी बातें होंगी जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आप करना चाहेंगे, या उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी कौन सी कमियां हैं उत्तर प्रदेश में जो दूर करने का वादा करके आप इस चुनाव मैदान में होंगे। याद राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, प्रधानमंत्री के नाम पर अगर वोट मांगते हैं वो विकास की कोई उपलब्धि नहीं बता पाते, तो ये पूरा चुनाव बंगाल पैटर्न पे लड़ा जाएगा। सब दल लड़ेंगे, सबका एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना, क्योंकि सबकी विचारधारा है देश हित में, वो एक ही विचारधारा है जो वोट डालो राज करो की नीति का काम करती है, जातिगत धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो कोई भी दल यूपी में ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, लेकिन जब संयुक्त एक दल साथ बनते हैं तो उसका बहुत ज्यादा पोलराइजेशन का फायदा राजनीतिक दल चाहते हैं, लेकिन जनता ने तो आशीर्वाद दिया 2017 में। राकेश जी, मैं वो चुनाव को इनकार ही नहीं कर रहा, जनता का आशीर्वाद आगे जिसको मिलेगा वो शुक्रान होगा। मोदी जी को भी दिया, जनता ने 7 साल में देश बर्बाद हो गया, तो उससे कहाँ इनकार है, वो तो देश की जनता है, क्या करना है क्या करना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि देश हाथ है, इस देश में चलिए राकेश जी, समय जी एनकाउंटर ना हो। राकेश जी, चर्चा के समय जी बिल्कुल आपकी बात आ गई, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। अंतिम कुछ सेकंड में यदि शंकरलाल जी आप अपनी बात रख सकें शॉर्ट में तो रखिए। जी बोलिए जी जी। जे वो दामन चाक ऐसे जी, चाक फारसी शब्द है जी, कपड़ा जब तार तार होके फटता है जी, जे वो दामा हुए हैं चाक ऐसे जी, अब जो चाहे तो सिल नहीं सकते जी, अब जो चाहे तो सिल नहीं सकते, और ये सब इतने हो गए हैं बर्बाद जी, कि सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो जी, ये आजाद हो के भी यूपी में हिल नहीं सकते, वहां फिर भाजपा। चलिए वक्त बताएगा शंकरलाल जी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तैयारियां सबकी अपनी अपनी हैं और जीत के दावे भी, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल हैं तो जीत के दावे भी करेंगे और जनता से वादे भी करेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे ये सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में और तेज होता दिखाई देने वाला है, ये तय है। और क्या कुछ आगे होता है आने वाली चर्चाओं में हम फिर से बात करेंगे, फिर बैठेंगे। शंकरलाल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। राकेश सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मिशन 2022 पर मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और आगे की रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है और बाकी दल भी उत्तर प्रदेश में
ताल ठोकने के लिए मैदान में है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का सियासी परिदृश्य बनता दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ₹82 लाख राज्य स्तरीय कंट्रोल